नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत टॉपिक है स्थानीय स्वशासन एवं निर्वाचन। दोस्तों दो टॉपिक पर 25 से ज़्यादा एमसीक्यू आज हम आपको सॉल्व करवाएंगे। दोस्तों स्मार्ट एमसीक्यू होते हैं जिनके आने की संभावना सबसे ज़्यादा एग्जाम में रहती है। आगामी सभी एग्जाम चाहे यूके पीसीएस हो, विधानसभा के अंतर्गत आरओ की परीक्षा हो, महाधिवक्ता के अंतर्गत आरओ की परीक्षा हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अब आपको पता है विधानसभा के अंतर्गत आरओ की परीक्षा 20 मार्च को है, जबकि महाधिवक्ता कार्यालय के अंतर्गत आरओ की परीक्षा दोस्तों कब है, यह है 27 मार्च को। यूके पीसीएस का एग्जाम भी जल्दी होने वाला है 3 अप्रैल को। इन सभी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो भारतीय राज्य व्यवस्था से भी वहां पर क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। ये सेलेक्टिवली टॉपिक हम आपके लिए लेकर आते हैं और इस पर एमसीक्यू आपको करवाते हैं। जल्दी ही भारतीय राज्य व्यवस्था दोस्तों खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने इसके स्पेशल आपको टॉपिक करवाए हैं और कुछ बेहतरीन एमसीक्यू आपको करवाए हैं। इनसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। रोज शाम को हम क्विज करवाते हैं। इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे संग जुड़ सकते हैं। तो जितने भी लोग एक बार हमारे संग जुड़ गए हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और जरूर इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो आज है दोस्तों भाग 9। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का दोस्तों पहला क्वेश्चन, भारत के संविधान में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए क्वेश्चन ही इतना बढ़िया है कि यहाँ पर आपके 2-3 क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन तो क्या है कि भाई जो भारत के संविधान में पंचायत से कौन सा संवैधानिक संशोधन संबंधित है, तो कौन सा है 73वां। नगर पालिकाओं से कौन सा है 74वां। अब इस संविधान संशोधन हुए थे कब, 1992 में। तो उस 1992 में प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव, क्योंकि इनका जो कार्यकाल है वो है 1991 से 1996। ठीक हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। तो इस तरह के दोस्तों क्वेश्चन आपको बनवा लेकर आते हैं, क्योंकि इससे आपकी क्या होती है, बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है। पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है। इसमें सरकार की 3 श्रेणियां हैं, बिल्कुल है, क्योंकि जो हमारी पंचायती राज प्रणाली है वो 3 स्तरीय है। ठीक है। क्या क्या होती है इसमें, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है। किसने सिफारिश दी थी, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर चलता है। ठीक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है इसमें। ठीक है। मतलब कि स्थानीय स्वशासन के लक्ष्यों को पूरा करना है। ठीक है। इसके बाद देखिए इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। ऑफ कोर्स बिल्कुल है। ठीक है। आर्थिक न्याय एक तरह से सुनिश्चित करना है। ठीक है। इसके अलावा देखिए जिला परिषद व इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद भी शामिल होते हैं। बिल्कुल सही है। जिला परिषद में अन्य सदस्यों के अतिरिक्त उस जिले के क्या होते हैं, विधायक एवं सांसद भी पदेन सदस्य होते हैं। तो ये भी सही है। तो एक तरह से आपके एक ही क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन बन गए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन सा राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, सॉरी, पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। तो कौन करेगा, ऑफ कोर्स दोस्तों संबंधित राज्य का राज्यपाल। ठीक है। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। इसके लिए अनुच्छेद है 243, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। 243 के दोस्तों बहुत सारे सब आर्टिकल हैं, इनको पढ़ना, इनसे भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। वीडियो में भी आए थे कई सारे क्वेश्चन। तो 243 में झ मतलब कि कौ खौ गौ करेंगे ना, तो उस पे जो झ नंबर का जो आर्टिकल है उसके अनुसार क्या है कि प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा। ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या है, जो पंचायत है उनकी वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करना है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। ठीक, पंचायतों से संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, बिल्कुल होता है। ठीक है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, क्या ये पंचायतों से संबंधित है, नहीं है। अभी तो हमने पढ़ा ना ऊपर, ये है दोस्तों किससे संबंधित, नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो ये बी वाला इसका सही हो जाता है। अब बाकी ऑप्शन भी देख लो, सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है। और एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा, ये भी होता है। ठीक है। तो ये चीज आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। तो जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है दोस्तों, ये किससे रिलेटेड है, ये ध्यान रखना, ये पंचायतों से नहीं बल्कि किससे है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है। इसमें आप देख लेना कि इसमें क्या होता है, एक नया भाग था, भाग 9 में क्या जोड़ा गया, भाग 9 क। और ठीक है, 12वीं अनुसूची। ठीक है। नगरीय स्वशासन से संबंधित है। ठीक है। अगला देखेंगे, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है।
आपको बताने कि कौन सा कथन इसमें से सत्य नहीं है। देखिए, पंचायत व्यवस्था प्राचीन काल से भारतीय ग्रामीण जीवन का एक अभिन्न अंग रही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा आपको अगर एथिकल नॉलेज है इसमें, तो ये वाला दोस्तों क्या है, गलत है, ठीक है। 1993 से प्रभावी हुआ, ये तो सभी को पता है, लेकिन ये हुआ था 24 अप्रैल से, ठीक है, 24 अप्रैल से। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल से 1993 से प्रभावी हुआ था, ठीक है, जिससे कि क्या हुई थी भाई, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, ठीक है। यह एक त्रिस्तरीय रचना है, बिल्कुल है, अभी मैंने आपको बताया, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जी में इसके महत्व को बढ़ाया गया है, बिल्कुल, ठीक है। जो 243 जी है, तो इसमें पंचायतों की शक्तियां क्या हैं, उसके अधिकार क्या हैं, उनकी ड्यूटीज क्या हैं, उसके बारे में प्रावधान किए गए, यानी उपबंध किए गए, ठीक है। चले आगे बढ़ेंगे। पंचायतों का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? भाई, पंचायतों का चुनाव किसके द्वारा निर्णय किया जाएगा? ऑफ कोर्स किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। भाई, जो पंचायत है, अगर आप देखें, मैंने आपको लास्ट टाइम बताए थे केंद्र राज्य संबंध में, आपको बताया था कि जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में आपके विषय हैं, संघ के विषय हैं, राज्य के विषय हैं और समवर्ती सूची के विषय हैं। तो ये 7वीं अनुसूची में दोस्तों जो पंचायत है वो राज्य सूची के अंतर्गत उसको सम्मिलित किया गया है। तो उसका गठन करने का, उसका चुनाव करने का अधिकार किसको होगा? राज्य को ही होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि पंचायत का चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाएगा, क्योंकि यह राज्य सूची का विषय है, ठीक है। और आर्टिकल 243 को आप जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि आर्टिकल 243 में बहुत सारी चीजें हैं जो कि पूछी जाती हैं आज के जमाने में, ठीक है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य, चलिए अब एक फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया भाई, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने में सबसे पहले किसने किया था? राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले लागू की गई थी। कब की गई थी ये भी पूछा जाता है, 2 अक्टूबर 1959, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी ना। इसमें कौन सा जिला था? नागौर। नागौर जिले में लागू किया गया था, पंचायती राज को प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1959। लेकिन कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि दो पूछ ले जाते हैं, इसके बाद कहाँ किया गया था? आंध्र प्रदेश। इसके बाद किया गया था आंध्र प्रदेश, वो भी 1959 में, ठीक है। तो पहला राज्य है राजस्थान, दूसरा कौन है? आंध्र प्रदेश। चलिए आगे देखेंगे। सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए वर्ष 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्थापित वह समिति जिसने ग्रामीण स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। अब देखिए क्वेश्चन कितना जबरदस्त है, इस क्वेश्चन में ही आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। मतलब कि जो सीडीपी और एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा समिति का गठन किया गया था। अब ये तो सभी जानते हैं कि त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब देखिए सीडीपी क्या है? सीडीपी का मतलब क्या हो गया दोस्तों? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये कब शुरू हुआ था? 1952 में, ठीक है। एनईएस, एनईएस क्या है दोस्तों? ये है नेशनल एक्सटेंशन स्कीम, यानी कि राष्ट्रीय विस्तार योजना, ठीक है। तो ये जो दोनों के दोनों हैं, इनका पुनर्गठन करने के लिए, ठीक है, ये हुई थी वैसे 1953 में प्रारंभ, ठीक है, 1953 में, ठीक। 1952 में आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि सीडीपी, और एनईएस हो गया आपका 1953 में, ठीक है। तो अब इनके पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, ठीक है। और इस समिति ने क्या सुझाव दिया कि भाई आप सीडीपी को अगर आप सफल चाहते हैं और आप एनईएस को सफल चाहते हैं और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण चाहते हैं, तो आप क्या करिए? त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली को गठित करिए, ठीक है। तो उसका सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। तो आपको यहाँ से कई सारी चीजें हिस्टोरिकली पता चल जाएंगी, ठीक है। अगला देखिए, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान या मॉडल की अनुशंसा की थी? तो ये तो काफी सिंपल है। त्रिस्तरीय किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने। तो अशोक मेहता ने कितनी करी थी? द्विस्तरीय, ठीक है। भाई अशोक मेहता थे पंचायती राज व्यवस्था में जो भी आपके कमियां आई थी, तो उनको दूर करने के लिए 1977 में, कब हुई थी? 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था और उसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी,
ठीक हो गया। तो इसमें प्रथम स्तर पे इन्होंने बोला था कि भाई मंडल पंचायत बनाओ जिसमें 15 से 20 गांव हो, और द्वितीय स्तर पे इन्होंने बोला जिला परिषद, यानी कि 2 स्तर बताए। पहला स्तर मंडल पंचायत और जबकि दूसरा जिला परिषद। ठीक है, यानी कि एक स्तर को, जो ग्राम सभा वाला जो स्तर था उसको मिला के इन्होंने बोला कि भाई आप एक काम करो, 15-20 गांव को मिला के एक मंडल पंचायत बना दो और दूसरे स्तर पर सीधे जिला परिषद। ठीक है, जबकि बलवंत राय मेहता में क्या था कि ग्राम स्तर, ठीक है, यानी कि ग्राम सभा, दूसरा आपका पंचायत समिति और तीसरा आपका जिला परिषद। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? देखिए, पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है दोस्तों? कुल स्थानों का 1/3। अब इसका ज्यादातर क्या आता है कि आर्टिकल पूछा जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल है 243 घ। ठीक है, अब ऐसे भी आप लिख सकते हो क ख ग घ, यानी कि 243 डी भी लिख सकते हो। ठीक है, 243 डी, ठीक, या 243 4, ठीक, जैसे भी पूछा जाएगा। तो 243 डी है, इसके अंतर्गत क्या है कि भाई जो पंचायती राज महिलाएं हैं वो उनके लिए 1/3 स्थान, यानी कि 1/3 आरक्षित किए गए हैं। अगला देखेंगे, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी के द्वारा दी गई? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी के द्वारा दी गई? तो इसका राइट आंसर है LM सिंघवी समिति। ठीक है, 1986 में ये समिति बैठाई गई थी। ठीक है, LM सिंघवी की अध्यक्षता में। ठीक है, और तो ये किस लिए किया गया था इसका गठन? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के उससे। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की अनुशंसा दी थी। ठीक है, ध्यान रखना, LM सिंघवी समिति। अगला देखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था में निम्न में से कौन सी समिति संबंधित नहीं है? ठीक है, अभी ये प्रश्न PCS में भी आया था। ठीक है, यूपी PCS में। तो भाई अभी आप देख लीजिए कौन सी समिति संबंधित नहीं है। ठीक, तो कौन सी है? देखिए, अशोक मेहता समिति तो है। ठीक है, इसके अलावा ये तो बलवंत राय मेहता है, BR मेहता है, तो क्या मतलब बलवंत राय मेहता। ठीक है, इसके अलावा के संथानम भी है। इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा B और C में, तो इसका राइट आंसर है B। ठीक है, VKRV राव समिति दोस्तों ये नहीं है। ठीक है, ये तो आपके क्या है, भारतीय अर्थशास्त्री थे। ठीक है, तो भारतीय ये अर्थशास्त्र रिलेटेड था इनका। ठीक है, तो इन्होंने आर्थिक विकास पर समिति, मतलब राष्ट्रीय आय समिति के सदस्य थे। ठीक है, नेशनल जो इनकम कमेटी होती है ना, उसके दोस्तों ये सदस्य थे। तो ये VKRV राव जो समिति है, ये आपका, इसका पंचायती राज व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है। जबकि अशोक मेहता तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, बलवंत मेहता भी बता दिया। देखिए, बलवंत मेहता कब थी? 1957। कभी कभार ये सन 1 भी बिल्कुल याद रखना। ठीक है, अशोक मेहता कौन सी थी? 1977। ठीक है, इसके अलावा संथानम जो समिति है वो है 1962। ठीक है, होने को बहुत सारी समितियां दोस्तों, जैसे कि अशोक मेहता है। ठीक है, GVK राव समिति है, LM सिंघवी जो कि अभी हमने पढ़ी, संथानम समिति अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, सादी गली समिति है। तो ये कुछ समितियां हैं जो कि पंचायती राज से रिलेटेड है। एक मैं इससे पहले भी मैंने एक पंचायती राज पर वीडियो बनाई थी जब VPDO का पेपर होने वाला था। अब उस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, उसमें मैंने पूरा बताया है पंचायती राज के बारे में। वो एक डिटेल वीडियो है, वो MCQ वाली वीडियो नहीं, आप उसको भी एक बार पढ़ लेना, आपको ढंग से क्लियर हो जाएगा स्थानीय स्वशासन। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? ठीक, पंचायती राज संस्था कौन सी? देखो, ग्राम सभा होती है। ठीक है, ग्राम पंचायत होती है, न्याय पंचायत होती है, लेकिन सहकारी समिति दोस्तों क्या है? ये आपकी पंचायती राज संस्था नहीं है। ठीक है, ग्राम सभा हो, ग्राम पंचायत हो, न्याय पंचायत हो, तीनों पंचायती राज संस्थाएं। ठीक है, अब सहकारी समितियां होती हैं, वो क्या होती हैं? ये अलग संस्थाएं। ठीक है, अब वैसे देखा जाए तो सहकारी समितियों को दोस्तों संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, इनको किस में रखा गया? भाग 9 ख में। ठीक है, जैसे वहां पर नगर में वाले में क्या था, वहां पर भाग 9 क था ना, इनको 9 ख में रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो सहकारी समिति हैं वो एक संवैधानिक समितियां हैं, संवैधानिक दर्जा इनको प्रदान किया गया, लेकिन ये पंचायती समितियां नहीं है। ठीक है, भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की गई? भाई पंचायती राज प्रणाली आपको पता होगा, भाई ग्राम पंचायतों का गठन, तो ग्राम पंचायतों का गठन किस में दिया गया दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 40। राज्य की नीति निर्देशक तत्व है ना, तो इसमें आपको बताया था कि भाई अनुच्छेद 40 है, तो उन्हीं से प्रावधान किया गया था कि राज्य क्या करेंगी? ग्राम पंचायतों का गठन करेगी या उसके लिए आवश्यक कदम उठाएगी। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है। ग्राम सभा किसको निरूपित करती है? किसी गांव के वरिष्ठ नागरिक को, किसी गांव की संपूर्ण जनसंख्या को, पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को, या पंचायत के लिए निर्वाचित मंडल को। क्या इसका राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। ठीक है भाई, अगर आप ग्राम सभा की बात करते हैं तो ग्राम सभा का मतलब क्या है? ग्राम सभा का मतलब ये है, जैसे आप वोट देने जाते हैं ना भाई, आपने कभी वोट दिया होगा, जैसे आपके ग्राम स्तर के चुनाव होते हैं तो आप ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं तो आप कैसे करते हैं? तो ग्राम सभा का मतलब क्या है कि जितने वहां पर क्या है पंजीकृत वोटर है, ठीक है, उनको मिला के क्या बनती है? ग्राम सभा बनती है। ठीक, तो एक्चुअली वो क्या किसका गठन करते हैं? पंचायत के लिए। तो पंचायत के लिए जो निर्वाचक मंडल है उसी को क्या बोलेंगे? एक तरह से ग्राम सभा बोलेंगे। ठीक है, तो ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक, तो जितने भी आपके वोटर होंगे पंजीकृत, आपकी एक निर्वाचन नामावली होंगे, तो उसमें जितने पंजीकृत व्यक्ति होंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गांव की जनसंख्या कितनी है। भाई गांव की जनसंख्या से हमें क्या मतलब है? आप वहाँ वोट ही नहीं दे पाएंगे अगर आपका नाम वहाँ के वोटर लिस्ट में नहीं होगा तो। ठीक है, तो इसके लिए अनुच्छेद है 243 ख, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 243 ख या 243 बी बोल सकते हो। तो यही आपका ग्राम सभा है। ठीक, अगला देखेंगे, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या आशय है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है? सीधी बात है, स्थानीय सरकार, मतलब कि जो शक्तियां हैं वो स्थानीय सरकारों को देना। ठीक है, अब सेंट्रलाइजेशन होती है कई चीज, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का सीधा अर्थ है कि भाई आपने स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्थापित करना है। ठीक है, यानी कि जितने भी स्थानीय विषय हैं उनमें जो भी निर्णय है उसमें स्थानीय जनता को एक तरह से उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना है। ठीक, तो इसीलिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्थानीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे, त्रिस्तरीय पंचायती राज में क्या सम्मिलित है? अब त्रिस्तरीय तो मैंने आपको बता दिया, जो 3 टायर है तो उसमें क्या सम्मिलित है आपको पता है भाई, क्या क्या होते हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चुनाव में मत देने तथा निर्वाचित होने का अधिकार है। चुनाव में, अब देखिए कुछ निर्वाचन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चुनाव में मत देने तथा निर्वाचित होने का अधिकार है, क्या है दोस्तों? एक मौलिक अधिकार, एक संवैधानिक अधिकार, या फिर एक कानूनी विधि का अधिकार? कैसा अधिकार है? जब आप चुनाव में मत देते हैं या निर्वाचित होते हैं तो दोस्तों ये आपका क्या है? एक कानूनी विधिक अधिकार है। ठीक है, ये दोस्तों क्या है? एक विधिक अधिकार है, यानी कि एक लीगल राइट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? भाई जो हमारे भारत में चुनाव होते हैं, आम चुनाव, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे कोई भी आपका, चाहे आपका पंचायत का चुनाव हो। ठीक है, तो ये कैसे हैं? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, कार्यात्मक प्रतिनिधित्व, या फिर सामान्य प्रतिनिधित्व? इसका राइट आंसर क्या है? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर दोस्तों ये आधारित है। ठीक है, इसके लिए आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 325 है। इसमें हमारे लिए उपबंध किया गया है कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए क्या होती है दोस्तों? एक साधारण निर्वाचक नियमावली होती है। ठीक है, यानी कि एक वोटर लिस्ट होती है। आपने देखा होगा कि आप जब वोट देते हैं तो आपका क्या होता है कि उस वार्ड में क्या होता है? वोटर में लिस्ट में आप पंजीकृत होते हैं, तभी जाके आप दोस्तों क्या कर पाते हैं? वोट दे पाते हैं। ठीक है, तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार पर आप क्या होते हैं? भारत में आम चुनाव होते हैं। ठीक, अगला देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? अब क्षेत्रफल की दृष्टि से बात चल रही है तो दोस्तों जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो लद्दाख संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है सबसे बड़ा? लद्दाख। ठीक है, और सबसे छोटा भी कभी कभार पूछा जाता है तो वो है चांदनी चौक। चांदनी चौक, चांदनी चौक कहाँ पर आता है? दिल्ली में आता है। ठीक है, तो ये सबसे छोटा चुनाव क्षेत्र है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय प्रशासनिक दल वह होता है जो कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो। 2 या अधिक राज्यों में, 3 या अधिक राज्यों में, 4 या अधिक राज्यों में, या फिर सभी राज्यों में। मतलब कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल का अगर आपको दर्जा चाहिए या उसका पंजीकरण चाहिए तो उसको मान्यता देने के लिए कुल वैध मतों का 6% वोट प्राप्त करना पड़ता है। कितने राज्यों में? इसका राइट आंसर है 4 या अधिक राज्यों में। ठीक है,
तो भाई कोई भी दल है अगर वो राष्ट्रीय दल, ठीक है, के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहता है, निर्वाचन आयोग से मान्यता प्राप्त करना चाहता है, तो उसको 6% वैध मत प्राप्त करने पड़ेंगे 4 या 4 से अधिक राज्यों में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा प्रतिनिधि सरकार को अभिव्यक्त करता है? कौन सा प्रतिनिधि सरकार को अभिव्यक्त करता है? सरकार का अध्यक्षात्मक रूप, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र या फिर लोकतंत्र? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये दोस्तों किसको करता है? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को क्या करता है? अभिव्यक्त करता है। ठीक है, मतलब कि क्या है, इस प्रणाली में हम क्या करते हैं? जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। ठीक है, और जनता की ओर से क्या होता है? विधि का निर्माण होता है। ठीक है, और शासन व्यवस्था हमारी चलती है। ठीक, तो अधिकांश देशों ने क्या है, यही नीति अपना रखी है, जैसे कि भाई यूएसए है, चाहे भारत है, कनाडा है। ठीक है, तो अभी हमारा क्या है? प्रतिनिधि सरकार। तो प्रतिनिधि सरकार एक तरह से क्या है? हमारा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक, हम डायरेक्टली तो नहीं चलाते सरकार, लेकिन हम क्या करते हैं? अपना प्रतिनिधि भेजते हैं सरकार में। ठीक, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया? दल बदल भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दल बदल विरोधी कानून कब किया गया? तो ये किया गया दोस्तों 1985 में। ठीक है, इसके लिए 52वां संविधान संशोधन है, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, 1985 में दोस्तों 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से दल बदल विरोधी कानून का निर्माण किया गया। ठीक है, और इसको क्या किया? 10वीं अनुसूची में जोड़कर 10वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, यानी कि दल परिवर्तन के आधार पर क्या हो जाएगी? निर्हरता के विषय में उपबंध किए गए, यानी कि अगर आप दल बदलेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? निर्हर हो जाएंगे, यानी कि आपको अपनी सीट गंवानी पड़ेगी। ठीक है, तो ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? भाई निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में क्या नहीं है? भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त प्रदान करना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह सुनिश्चित करना या फिर आवंटन करना। ठीक, तो क्या इसका राइट आंसर है दोस्तों? इसका राइट आंसर है भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 75 में। ठीक है भाई, चुनाव किसके होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य विधानमंडलों के चुनाव होते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराना है, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना है, बिल्कुल, और राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना, ये भी निर्वाचन आयोग का कार्य है। ठीक है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 324। ठीक है भाई, 25 जनवरी 1950 को, ठीक है, 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग का स्थापना की गई थी, इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो आपको पता है कि जो निर्वाचन आयोग है, चाहे संसद हो या प्रत्येक राज्य में आपके जो विधानसभा चुनाव होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव करवाता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है। ठीक है, इसके अलावा जो वोटर लिस्ट है, जिसको कि हम इलेक्टोरल रोल कहते हैं, उसको तैयार करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि आपका जितने भी चुनाव से संबंधित कार्य होंगे, उनका सुपरविज़न, मतलब सुपरविज़न हो गया, चाहे उनका डायरेक्शन देना हो गया, चाहे उनको कंट्रोल करना है, वो सब किसके हाथ में होता है? चुनाव आयोग के हाथ में होता है। आर्टिकल है 324। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आपने बताना है निम्न में से असत्य कथन है। देखिए, प्रत्येक 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही, अभी आपने देखा भाई गठन कब हुआ? 25 जनवरी 1950, तो 25 जनवरी को हमेशा क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला देखेंगे, अनुच्छेद 325 में मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 325 नहीं है दोस्तों, इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 326, तो बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन है ये भी पूछा जाता है। 61वां संविधान संशोधन है दोस्तों, 1988 वाला। ठीक है, 61वां बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले न्यूनतम आयु
ज़्यादा हुआ करती थी, 21 वर्ष हुई करती थी, ठीक है, वोटर की। अब कितनी कर दी, 18 कर दी गई, ठीक है। तो 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा भाई 326 आर्टिकल में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में निर्वाचन के जो मतदाता हैं उनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई, ठीक है। इसके बाद देखिए, कोई उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में 77 लाख रुपए और विधानसभा चुनाव में 30.8 लाख बड़े राज्य तक व्यय कर सकता है। बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि जो चुनाव है उसमें खर्च की भी एक अधिकतम सीमा तय की गई है, ठीक है। तो ये भी सही है कि कोई उम्मीदवार है वही लोकसभा चुनाव में अगर बड़े राज्य की बात करेंगे तो वहाँ 77 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है, ठीक है। और विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो 30.8 लाख रुपीस खर्च कर सकता है, ठीक है। ये लिमिट रखी गई है, ठीक है। इसके बाद देखिए लास्ट में, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल सही है, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है भाई, जो निर्वाचन आयोग है संवैधानिक इकाई है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के 25+ क्वेश्चन। आपको अच्छे लगे होंगे आई होप, और अगर अच्छे लगे हैं तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच में। और जितने भी अब आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उसके लिए अब आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं 20-25 मिनट देने होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कर देना वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।